ये आपका क्लास टेस्ट 3 है। इसके अंदर मैं आपसे IS 456 2000 से क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको इनके आंसर देने हैं तभी के तभी। तो अपने कॉपी और पेन निकाल लो। जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा आपको वीडियो पॉज करनी है, उसका आंसर लिखना है और उसके बाद प्ले करनी है वीडियो। आपको तभी के तभी मैं उसका आंसर भी बताऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे। तो आपके पास ये 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि आपका जो स्ट्रक्चर है सी वाटर के अंडर है। दूसरी कंडीशन है नॉर्मल वाटर स्प्रेइंग ऑन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के ऊपर नॉर्मल वाटर की स्प्रेइंग हो रही है तो उस केस में। तीसरा है कि ऑल्टरनेटिंग वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सी वाटर, मतलब सी वाटर की ऑल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग हो रही है, मतलब सी वाटर का स्प्रे हो रहा है आपके स्ट्रक्चर के ऊपर। और चौथा है कि जो आपका स्ट्रक्चर है नॉर्मल वाटर के अंडर है। तो इन चारों में कंडीशन में बता दो कि कौन सी ये कंडीशन है और कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर देखने से पहले आपको एक चार्ट मैं बताता हूँ और आप याद रखो कि आपको कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू याद नहीं रखनी है, आपको पूरा चार्ट याद रखना है। वो याद रखना बहुत आसान होता है। सिर्फ आप इंडिविजुअल याद रखते हो किसी भी चार्ट की वैल्यू को, तो वो बहुत टफ होता है रिटेन करना। तो कैसे याद करेंगे आप? स्टार्ट होगा M20, 25, 30, 35, 40। ये याद हो सकता है, ये तो सिंपल सी बात है। दूसरा है माइल्ड। सबसे पहली कंडीशन आती है माइल्ड। नेक्स्ट कंडीशन मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड लास्ट इज एक्सट्रीम। अब देखो कंडीशन किस तरह से आती है कि आप एक नॉर्मल जगह पे रहते हो और घर के अंदर का जितना भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सब आपका माइल्ड कंडीशन में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट मॉडरेट कंडीशन के लिए, अब ये जो घर के बाहर वाला कंडीशन है, घर के बाहर वाला स्ट्रक्चर है, अब इसके ऊपर क्या है, रेन आ रही है, ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग हो रही है। और दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी स्ट्रक्चर वो कंटिन्यूसली वाटर के अंडर है। अगर आपसे पूछा जाए कि सीवियर कंडीशन कौन सी है इन दोनों में, तो ये होगी, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पानी भी आ रहा है और एयर भी आ रहा है। तो ये ज़्यादा खतरनाक चीज़ हुई रीइंफोर्समेंट के लिए, जंग लगने के लिए, रस्टिंग के लिए। तो ये ज़्यादा खतरनाक कंडीशन है। ये कम खतरनाक कंडीशन है क्योंकि ये वाटर के अंदर है, ठीक है, इसके अंदर एयर नहीं है। तो ये है तो खतरनाक इस नॉर्मल वाली से, लेकिन ये पहले आएगी और ये बाद में आएगी। तो मतलब कंटिन्यूसली अंडर वाटर, ठीक है, कंटिन्यूसली अंडर वाटर आएगी मॉडरेट में। और सीवियर में क्या आएगी कि जो स्ट्रक्चर है ऑल्टरनेटिंग वेटिंग एंड ड्राइंग हो रही है उसकी, ठीक है। तो ये आ गई सीवियर कंडीशन। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं ये नॉर्मल वाटर के लिए। अब जो सी वाटर है उसके अंदर क्या होता है कि सॉल्ट्स होते हैं, वो रस्टिंग को ज़्यादा एनहेंस कर देते हैं। तो इसलिए वो जो यहाँ पे जो नॉर्मल कंडीशन है वहाँ पे एक स्टेप आगे वाली कंडीशन होगी। तो सिंपल कि यहाँ पे देखा था हमने कि वाटर के अंदर है, तो ये नॉर्मल कंडीशन थी, ये मॉडरेट कंडीशन थी। अब सी वाटर के अंदर आएगा तो ये इससे कंडीशन से आगे बढ़ जाएगी, मतलब सी के वाटर के अंदर है तो यहाँ पे नहीं आएगा, इसके कहीं ज़्यादा नीचे आएगा। वो देखते हैं कहाँ पे आएगा। तो देखो यहाँ पे नॉर्मल वाटर था, उसके अंडर स्ट्रक्चर था, तो किस में आया, मॉडरेट में। अब यहाँ पे अगर जो सी वाटर हुआ और अंडर कंस्ट्रक्शन जो हुआ वो सी वाटर के अंदर हुआ, तो ये मॉडरेट की जगह आ जाएगा सीवियर में। अब ये ऑल्टरनेटिंग ड्राई एंड वेटिंग थी नॉर्मल वाटर की। अब ऑल्टरनेटिंग ड्राइंग एंड वेटिंग हुई अगर सी वाटर से, तो वो इससे एक कंडीशन नीचे आ जाएगा। बात समझ में आई? तो जो सीवियर में था नॉर्मल वाटर के लिए वो वेरी वेरी सीवियर में आ जाएगा सी वाटर के लिए। सिंपल सी बात है, याद रह जाएगा अब आपको। और लास्ट है कि अगर जो आपको टाइडल फोर्स झेलनी पड़ गई स्ट्रक्चर को, तो वो एक्सट्रीम कंडीशन में आ जाएगा। तो M20, 25, 30, 35, 40 आई होप आपको याद हो गया होगा। इसके इस चार्ट को आगे बढ़ते हैं लेके। अब इस टेबल के अंदर कुछ वैल्यूज़ और होती है जो हमें याद करनी होती है। तो सबसे पहले माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, ठीक है, ये कंडीशन हमने देख ली। अब RCC के केस में हमने देख लिया, माइल्ड में M20 आता है, फिर 25 आता है, फिर 30 आता है, 35 आता है एंड 40। अब इसके अंदर हमें सीमेंट कंटेंट और वाटर कंटेंट याद रखना होता है। कैसे याद रखेंगे? 300, 300, 320, 340, 360, इस तरह से इसको आप एक सीरीज़ की तरह याद रख लो कि 300 दो बार रिपीट हुआ, उसका 20 20 बढ़ रहा है, 300, 300, 320, 340, 360, 3 4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। आगे चलते हैं, वाटर कंटेंट को पीछे से याद कर लो, 0.4, फिर 0.45 दो बार आ जाएगा और 0.5 का ही यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 0.4, 0.45, 0.45 दो बार आ गया, 0.5 एंड 0.55, सिंपल। अच्छा वाटर कंटेंट ये देखो कि M20 सबसे बेकार ग्रेड, उसके अंदर पानी हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। सिंपल सी बात है, सीमेंट का कंटेंट कम होगा, पानी ज़्यादा होगा, सबसे बेकार है, इसलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे वाटर आया इसके अंदर। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू आई वाटर कंटेंट की किसमें, माइल्ड में। और सबसे कम किस में आएगी, सबसे अच्छे में M40 के अंदर 0.4। ऐसे याद रख लेंगे, 0.4, 0.45, 45, 5.55, सिंपल सी बात। अच्छा आगे चलते हैं कि जब PCC की बात आती है, प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट की, तो उस केस में आप क्या करोगे, माइल्ड के केस में यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं है ग्रेड,
जैसे यहाँ पे M20 था, यहाँ पे M15, यहाँ पे M20, यहाँ पे M20 और यहाँ पे M25। याद रखेंगे इस चीज़ को। आगे चलते हैं, सीमेंट कंटेंट। देखो यहाँ पे 300 था, 300 था, 320, 340, 360, ये आपने याद कर लिया। यहाँ पे कैसे स्टार्ट होगा, यहाँ पे होगा स्टार्ट 220 से। देखो इस जगह पे चलो पहले लिख देता हूँ, 220, 240, 250, 260, 280। अब जरा इसको सीरीज़ को समझो जरा इसकी, ठीक है, याद करने में आपको आसानी होगी। 250 तक देखो, पहले 20 का अंतर, फिर 10 का अंतर, फिर 10 का अंतर, फिर 20 का अंतर, ऐसे याद रख लो। 220 से 240 आया, फिर 250, फिर एक बढ़ा 260 और फिर 20 बढ़ा 280। ऐसे याद रखोगे तो याद रह भी जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो 250 तक पहुंच रहा है, 220 से 240, 250, 260, 280। वाटर कंटेंट को फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये भी 0.4 से स्टार्ट हुआ था, ये भी 0.4 से ही स्टार्ट होगा। 0.4 कैसे याद रख लेंगे, 40, M40 है 0.4, ठीक है। तो 0.4 के बाद यहाँ पे भी 0.45 आया था, लेकिन बस यहाँ पे रिपीट नहीं होता, ये आगे बढ़ता रहता है 0.5, ठीक है। और आखिरी में 0.6, 0.6। देखो 0.4 से 0.45 आया, अब यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ, बस 0.5 ही आ गया, और फिर 0.6, 0.6, यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ। यहाँ पे इस जगह पे रिपीट हुआ था, यहाँ पे हुआ इस जगह पे। मतलब कुछ भी सीरीज़ याद रख के आपको पूरा याद रखना है इसको। पूरे टेबल की तरह याद रखोगे तो चीज़ें याद रह जाएंगी। किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को याद रखने की कोशिश करोगे तो भूल जाओगे, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अगर आपको बीच की कोई याद रह गई वैल्यू, तो आप बाकी सब भी लिख सकते हो। तो हमेशा टेबल बनाओ जब भी क्वेश्चन आए। अब इतना सब कुछ याद रख लिया तो एक और चीज़ याद रख लो कि M20, 25, 30, 35, 40। अब इसमें आपको अगर पूछ लिया जाए क्लियर कवर कितना होगा, तो अभी क्लियर कवर भी बता देता हूँ पहले मैं आपको, लेकिन याद कैसे करोगे। 20 के लिए 20 मिलीमीटर ही होता है। अब याद रख लो, अगर ओड है तो E1 आएगा, ठीक है। तो 25 का 30 मिलीमीटर, 30 का 45 मिलीमीटर, 35 का 50 मिलीमीटर और 40 का 75 मिलीमीटर, ठीक है। E1 का ओड आया, ओड का E1 आया, ठीक है। 20 का तो 20 रहा, ठीक है। तो 30, 45, 50, 75। अब आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि 35 का 55 था कि 45 था, ये याद नहीं होगा आपको। ये तो आइडिया है कि E1 है, और जब इसे आपको आप एक दो बार पढ़ लोगे तो आपको आइडिया होगा कि हाँ 55 तो था ही नहीं कुछ, 50 था। तो जैसे आपके पास कोई कंक्रीट का सेक्शन है, इसके अंदर यहाँ पर रिइंफोर्समेंट लगी हुई है, तो रिइंफोर्समेंट को बांधने के लिए यहाँ पे शेयर इन्फोर्समेंट लगाई हुई है। तो एक होगा इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर क्या होगा, सेंट्रोइड, जो हमारे पास टेंशन इन्फोर्समेंट है उसका सेंट्रोइड से जो कंक्रीट का जो ब्लॉक है नीचे सबसे एक्सट्रीम एंड उस तक का डिस्टेंस, इसको कहेंगे हम इफेक्टिव कवर। अच्छा, ये जो शेयर इन्फोर्समेंट के भी बाहर वाला कवर है, मतलब कंक्रीट से एक्सपोज्ड, मतलब बाहर से एक्सपोज्ड, आपके एनवायरनमेंट से एक्सपोज्ड, जो सबसे लास्ट वाला इन्फोर्समेंट होगा एक्सट्रीम एंड पे, वहाँ से बाहर तक की डिस्टेंस, इसको कहेंगे हम नॉमिनल और क्लियर कवर। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप थोड़े से कोड की जानकारी बता दो अपनी कि कौन सा कोड किस लिए यूज़ होते हैं। तो लोड्स के लिए कौन सा यूज़ करते हैं कोड, दूसरा वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, तीसरा डक्टाइल डिटेलिंग के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, डक्टाइल डिटेलिंग, मिक्स, ठीक है, जो हमारे पास मिक्स डिज़ाइन जो होता है कंक्रीट के लिए, जो हम उसके अलग अलग ग्रेड बनाते हैं, उसके लिए कौन सा यूज़ करते हैं, और अर्थक्वेक के लिए क्या यूज़ करते हैं, ठीक है, प्री स्ट्रेस के लिए क्या यूज़ करते हैं, ठीक है, और प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए क्या यूज़ करते हैं। तो इन सब के आप आंसर बता दो मुझे। तो इनको सबको याद करने के लिए फिर से एक टेबल की तरह याद करना कि ज़्यादा वैल्यू से कम वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू की तरह बढ़ना, और ये बिल्कुल ऐसे लाइन बारी से याद रखना। इसको अलग अलग याद रखोगे तो मतलब थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो 456 से स्टार्ट करना है, 456 से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद 875 आएगा, उसके बाद 1343 आएगा, फिर आएगा 1893, उसके बाद आएगा 3370, फिर आएगा आपके पास 102 62, और फिर आएगा 13920, ठीक है। देखो ये अलग अलग से नाम है, आपको 1343, 1897, आपको कभी ऐसे 1397 याद नहीं आएगा। आप इस तरह से याद रखोगे तो याद हो जाएगा आपको। तो क्या है, लाइन बारी से 456, 875, 1343, 1897 नहीं 1893, ठीक है। फिर 3370, 102 62, 13920। 456 आपको पता है RCC का है, और PCC का भी यही है। आगे चलते हैं, 875 है लोडिंग के लिए, 1343 प्री स्ट्रेस के लिए होता है, उसके बाद 1893 होता है अर्थक्वेक के लिए। उसके बाद आता है हमारे पास वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर 3370, और 102 62 होता है मिक्स डिज़ाइन के लिए, जो हम कंक्रीट के अलग अलग ग्रेड बनाते हैं, और ये होता है डक्टाइल डिटेलिंग मतलब एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए स्ट्रक्चर की। तो याद कैसे रख सकते हैं इसको, 456 सबसे बेसिक याद ही रहेगा। उसके बाद लोडिंग होता है 875 याद है। देखो प्री स्ट्रेस आया, फिर अर्थक्वेक आया, फिर वाटर रिटेनिंग आया, कि मतलब वाटर रिटेनिंग बाद में बना लेंगे, पहले अपना स्ट्रक्चर
चलो आप कैसे याद करोगे, बस ऐसे लाइन बारी से याद कर लो इसको बढ़ते हुए क्रम में। और उसका याद रख लो कि सबसे पहले प्री स्ट्रेस आया था, फिर अर्थक्वेक आया था, फिर वाटर रिटेनिंग आया था, मिक्स डिज़ाइन और डक्टाइल डिटेलिंग लास्ट में। आप इस सीक्वेंस में याद रखोगे तो ये चीज़ आप मैच कर पाओगे, 4-5 बार लिख लोगे तो याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है कि अगर आपके पास कोई कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो और उसके अंदर फॉर्मवर्क आपका लगा है तो आप कितनी दिनों में उसको हटाओगे। अगर वर्टिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो आप कितने दिनों में हटा दोगे। अच्छा, अगर आपके पास स्लैब है, अगर स्लैब है और नीचे प्रोप लगा हुआ है, तब उसका फॉर्मवर्क कितने दिन में हटाओगे, डेज में हटाओगे, ठीक है। और अगर आपके पास स्लैब है लेकिन ये आपके पास जो प्रोप है ये हटाना है आपको, तो कितने दिन में हटाओगे। तो बस इन तीनों के आंसर दे दो। अब फिर से अगर आप सिर्फ इनके तीनों के अलग अलग इंडिविजुअली याद रखोगे आंसर तो कंफ्यूज हो जाओगे, कभी भी आपका आंसर सही नहीं आएगा, बहुत कम चांसेस हैं कि आंसर सही आएगा। तो इसके लिए आपको टेबल याद रखना पड़ेगा और एक दूसरे से रिलेट करनी पड़ेंगी चीज़ें। तो कैसे याद रखेंगे, देखो 1 3 7 7 14 14 21, पहले आप ऐसे याद रखो। आगे चलते हैं। एक, अगर आपके पास वर्टिकल फॉर्मवर्क है, वर्टिकल फॉर्मवर्क मतलब जैसे कॉलम है, कॉलम की शटरिंग है चारों तरफ से, ठीक है। 3 क्या है, स्लैब के लिए, स्लैब के नीचे अगर प्रोप लगा हुआ है कि मतलब ये बड़ी स्लैब है उसके नीचे प्रोप्स लगाए हुए, बल्लियाँ लगाई हुई है स्लैब। और अगर जो बीम है तो उसको 7 दिन के लिए। स्लैब ज़्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है कि इतनी भारी नहीं होती, स्लैब बीम के लिए ज़्यादा दिन के लिए लगा रहे हैं, तो स्लैब ऊपर आएगा बीम नीचे आएगा, ऐसे आपको रिलेट कर लोगे। आगे चलते हैं। उसके बाद ये दोनों हैं स्लैब के, ये दोनों हैं बीम के। अगर स्लैब के नीचे से प्रोब ये हटाना है तो कितने दिन में हटा सकते हैं, 7 दिन में भी हटा सकते हैं, 14 दिन में भी। अब इसकी कंडीशन ये है कि स्लैब अगर 4.5 मीटर से कम है तो 7 दिन में हटा देंगे, अगर 4.5 मीटर से ज़्यादा है तो ये 14 दिन में हटाएंगे। अब ये भी आपको आइडिया होगा कि अगर जो छोटी स्लैब है तो जल्दी हटा सकते हैं, ज़्यादा बड़ी स्लैब होगी तो देर में हटाएंगे, ये भी कॉमन सेंस पे आ जाएगा। तो इसमें आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये ऊपर आएगा कि ये नीचे आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। स्लैब हो गया। सिमिलरली बीम, अब बीम क्या है, अगर 6 मीटर से कम है तो आपका 14 दिन में हटा देंगे, और 6 मीटर से ज़्यादा है तो 21 दिन में हटाएंगे। ये बात सिंपल सी याद हो गई, ठीक है। और आपको वैल्यू किस तरह से याद की, 1 3 7 7 14 14 21, ये याद हो गया। आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे कंक्रीट की जगह, सीमेंट कंक्रीट की जगह यहाँ पे पोजोलोना यूज़ कर दिया, पोजोलोना यूज़ कर दिया, तो उसकी जो स्ट्रेंथ गेन होगा वो थोड़ा लेट होता है। अगर वो थोड़ा लेट होता है तो उसको थोड़े लेट टाइम पे ही उसका प्रोफ्स वगैरह हम शटरिंग वगैरह हटाएंगे। तो ये याद रखो कि आखिरी के जो 3 हैं ये ऐसे के ऐसे रहेंगे उस केस में, 14 14 21। आगे चलते हैं। 7 दिन का 10 दिन हो जाएगा और 3 दिन का हो जाएगा 7 दिन, तो 7 दिन का 10 दिन, 3 दिन का 7 दिन, बस बाकी वैसा का वैसा। याद रखो आखिरी के 3 सेम रहेंगे, 7 दिन का 10 दिन हो जाएगा और 3 दिन का हो जाएगा 7 दिन, एक का एक रहेगा। ऐसे आपको याद हो जाएगा, अलग से आपको कोई वैल्यू याद रखोगे तो याद नहीं रहेगा, ठीक है। ये टेबल हो गया आपका याद। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कंक्रीट के लिए जो पानी यूज़ करते हो उसके अंदर क्लोराइड कितना हो सकता है उसके अंदर। अगर आप आरसीसी के लिए यूज़ कर रहे हो, अगर आप पीसीसी के लिए यूज़ कर रहे हो, दोनों केस में अलग अलग होगा, तो उसकी वैल्यू आप बता दो। तो फिर से इस बार भी हम पूरी टेबल याद करेंगे ताकि किसी एक पर्टिकुलर की अलग से वैल्यू आ जाए तो हम कर ले, क्योंकि ऑर्गेनिक की बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो 200 मिलीग्राम पर लीटर ऑर्गेनिक आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। सल्फेट 400 हो जाएगा, 400 मिलीग्राम पर लीटर। क्लोराइड का पूछा था, क्लोराइड होता है 500 मिलीग्राम पर लीटर अगर पीसीसी है। अगर जो आरसीसी है, अगर पीसीसी हुआ, देखो पीसीसी के अंदर आपका रीइंफोर्समेंट तो है नहीं, अगर रीइंफोर्समेंट नहीं है तो जंग लगने की दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि रीइंफोर्समेंट ही नहीं है। तो उस केस में क्लोराइड ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि क्लोराइड जो होता है वो रस्टिंग को एनहेंस करता है। तो ये हमारे पास 2000 मिलीग्राम पर लीटर तक आ सकती है। ये 2000 यहाँ लिख दिया तो सस्पेंडेड में 2000 और इनऑर्गेनिक में 3000। अच्छा, इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सस्पेंडेड और इनऑर्गेनिक में, तो ये समझ लो इनऑर्गेनिक में तो सभी आ गए, सस्पेंडेड वाले भी आ गए, नॉन सस्पेंशन वाले डिजोल्व वाले भी आ गए। तो इनऑर्गेनिक मतलब ज़्यादा, सस्पेंडेड में, सस्पेंडेड इज अ सबसेट ऑफ इनऑर्गेनिक, तो ऐसे याद रख लो। तो सस्पेंडेड में 2000 और इनऑर्गेनिक में 3000, तो 200 400 500 500 2000 2000 और 3000। तो ये भी टेबल आपको याद होगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि आपके पास जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होते हैं जैसे M10 M25 M30, तो ये तीन कैटेगरी में बटे हुए हैं। पहला ऑर्डिनरी, दूसरा स्टैंडर्ड और तीसरा हाई स्ट्रेंथ। आप बस नंबर बता दो कितने कितने नंबर के होते हैं। जैसे M10 M15 20 25 30, तो ये कितने कितने नंबर होते हैं इसके, 3 होते हैं 5 होते हैं, किस किस में कितने होते हैं ये बता दो। तो लेटेस्ट अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ऑर्डिनरी होते हैं 3, स्टैंडर्ड होते हैं 8 और ये भी होते हैं 8। तो मतलब अगर आपने ये नंबर याद रख लिया
और आपने ये देख लिया कहाँ से स्टार्ट होता है, M10 से स्टार्ट होता है। तो अब आपको बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी, 3 8 8 हो गया तो M10 हो गया, M10 M15 M20, तो मतलब ये जाएगा M20 तक। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये M25 से स्टार्ट होगा तो 25 30 35 40 45 50 55 60। ठीक है, तो ये कहाँ तक गया, M60। आगे चलते हैं, ये M65 से ऐसे ही स्टार्ट होगा, 65 70 75 80 85 90 85 90 95 100। ठीक है, तो ये हमारे पास कहाँ गया, M100 तक। सिंपल। तो मतलब 3 8 8 याद हुआ, M10 से स्टार्ट हो रहा है तो बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी कि 25 से 60 होता है कितना, बस इस तरह से आपको याद हो जाएगी पूरी टेबल। और आपसे डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि M55 स्टैंडर्ड में आता है, हाई में आता है, ऑर्डिनरी में आता है, किस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे अगर सिंपल ये पूछ लिया जाए कि LSM में, अगर LSM से आप डिज़ाइन कर रहे हो और आपके पास FCK की वैल्यू दे दी 20 MPa, और आपको, चलो आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करना है, अगर आपको FCK की वैल्यू दे दी 20 MPa और आपको दे दिया Fe 415, तो आप बता दो ये कितना मोमेंट, ये जो सेक्शन होगा कितना मोमेंट झेल पाएगा। एम लिमिटिंग बता दो आप इसकी, किस केस में, B और D अगर कांस्टेंट है, मतलब इसका B दे दी ब्रेड्थ और D दे दी डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ, तो उस केस में बता दो एम लिमिटिंग की कितना मोमेंट झेल पाएगा ये सेक्शन। तो इसके लिए LSM और WSM के लिए दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप इसको बता पाते हो तो लेवल बता दो कि M20 है और Fe 415 है, तो इसका आंसर क्या होगा, एम लिमिटिंग कितना होगा B और D की टर्म में। तो इसके लिए थोड़ा समझ लेते हैं। LSM के लिए जो XU लिमिटिंग होती है, ठीक है, ये क्या होती है, इसको चलो आगे समझेंगे, लेकिन XU लिमिटिंग की वैल्यू जो होती है ये डिपेंड करती है कि आपके पास ग्रेड कौन सा है स्टील का। अगर 250 है, Fe 250, Fe 415 है और Fe 500 है, तो इस केस में XU लिमिटिंग की वैल्यू होती है 0.53D, 0.48D और 0.46D। 250, 415, 500, तो इसके लिए होते हैं 0.53D, 0.48D, 0.46D। ये क्या है, LSM। अगर यही कोरस्पॉन्डिंग आपको WSM में पूछा जाए तो एक्स क्रिटिकल होती है वो, तो 250 के केस में होती है 0.4, यहाँ पे होती है 0.289, 0.4.289, 0.253D। ठीक है, ये आपको एग्जैक्टली याद रखनी है चीज़ें, आप वहाँ पे इसे सॉल्व नहीं करोगे, तो ये आपको याद रही। आगे चलते हैं। अच्छा, अगर आपसे बोला जाए कि आपके पास ये सेक्शन है, कंक्रीट का सेक्शन है, ठीक है, ऐसे कुछ बीम है, उसका जो सेक्शन है वो ये है, उसकी B है, D दे रखा है यहाँ पे डेप्थ, और उसके अंदर स्टील लगा हुआ है, छोड़ो उसको स्टील को, स्टील कितना भी लगाओ, अगर वो बैलेंस है तो उस केस में आप बता दो MU लिमिटिंग कि वो कितना मोमेंट झेल पाएगा। तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा स्टील है उसके अंदर, कौन सा ग्रेड है उसके अंदर और उसकी डायमेंशन क्या है। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो M की वैल्यू आती है वो आती है एक कॉन्स्टेंट FCK BD², मतलब B पता है, D पता है और FCK पता है, और ये K जो होता है ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा स्टील है। तो K की वैल्यू अलग अलग होती है। कैसे याद रखेंगे, देखो 250, 415, 500 ये याद रख लिया आपने, 0.53D, 0.48D, 0.46D। ठीक है, ये 0.48 है, इसको उधर भेजो तो 0.148। ठीक है, इतना याद हो गया, 0.48 का 0.148, तो 0.148 यहाँ पे आएगा 0.138 और यहाँ पे आएगा 0.133। तो मतलब अगर आपसे पूछा जाए, जैसे आपसे 415 के लिए पूछा था कि 415 के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी M की, तो M के लिए वैल्यू क्या होगी, K FCK BD², ये आपको पूछा था। तो K की वैल्यू कितनी है 415 के लिए, 0.138, 0.138। FCK कितना था 20 इंटू BD², तो ये हमारे पास आ जाएगा मोमेंट। ठीक है, तो अगर 500 के लिए पूछा जाता तो 0.133 से मल्टीप्लाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर ये LSM की जगह यही वाला क्वेश्चन WSM में पूछ लेता, तो अब देखो 0.133 है, तो यहाँ पे भी कुछ 0.1 समथिंग ऐसे ही कुछ आएगा, तो याद रख लो 0.12 12 13 17 0.13 0.17। ठीक है, ये आपको याद रहेगा तो इसका थोड़ा आइडिया होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप 0.57 बोल दोगे, इसको 0.23 बोल दोगे, थोड़ा आइडिया रहता है कि किसके आसपास होगा तो चीज़ें याद भी हो जाती हैं। तो 12 13 17 ऐसे याद रख लोगे आप इसको। ठीक है, तो ये था टोटल, ये आपको वैल्यूज़ याद रखनी है, इस तरह से याद रखोगे आसान रहेगा। 0.53 0.48 0.46 0.148 ऊपर जाएगा, 0.148 0.138 0.133। ठीक है, 0.53, तो यहाँ पे 0.53 से थोड़ा कम 0.4 289 253 और 12 13 17, पूरा टेबल को एक साथ याद रखना है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो आपके पास आपने कंक्रीट का क्यूब बनाया 150 मिलीमीटर साइड का, और आपने उसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए टेस्ट किया। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बाद टेस्ट करने के बाद 95% से ज़्यादा क्यूब्स की जो स्ट्रेंथ थी वो एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा हुई। 95%, मान लो आपके पास 100 क्यूब थे, 100 क्यूब को आपने जब टेस्ट किया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में, तो 95% से ज़्यादा क्यूब की वैल्यू इस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ से ज़्यादा थी।
ठीक है। तो ये पर्टिकुलर स्ट्रेंथ क्या होगी, चलिए आपको पता है FCK, और कितने दिन बाद चेक किया था, 28 दिन के बाद, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी FCK। अब आगे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये तो क्यूब आपने यूज़ की, अगर अब आप इसको क्यूब की जगह आप जब बिल्डिंग में यूज़ करोगे आप इसको, तो क्यूब जो बिल्डिंग है वो क्यूब तो नहीं है, तो उस टाइम पे आप इसको FCK ही लोगे या कुछ और लोगे। आगे दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब बिल्डिंग हम बना रहे हैं तो हमने माना था कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, लेकिन बिल्डिंग में तो अलग तरह के भी जो लोड होंगे वो भी होंगे, तो उस केस में हम इसको FCK ही लेंगे या ये वाली वैल्यू जो आपने बताई थी वो लेंगे या उससे भी और कम लेंगे। तो आपसे मुझे बस ये बता दो। तो अगर हमारे पास हम जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का हम देखते हैं क्यूब का जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो स्ट्रेन और स्ट्रेस के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसा आता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, ये पैराबोला होता है, फिर होता है लीनियर। अच्छा, तो जो पहले वाला ग्राफ है वो है FCK कि 28 दिन बाद टेस्ट किया, 95% से ज़्यादा क्यूब जो हैं वो इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ के थे, तो हमने मान लिया FCK। अब ये जो क्यूब है वो क्यूब की शेप का है, जब बिल्डिंग में यूज़ करेंगे, बिल्डिंग तो कोई भी शेप की हो जाती है, तो वहाँ पे जब हम यूज़ करेंगे उसको यूज़ करेंगे 0.67 FCK। अब बिल्डिंग में यूज़ कर लिया तो हम इस स्ट्रेंथ की तो बिल्डिंग बोल नहीं रहे, ये मतलब इस स्ट्रेंथ की बिल्डिंग बना भी दी तो हम उसको मानेंगे कि ये कम स्ट्रेंथ की है, तो इसके अंदर एक और फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाएंगे 1.5 का, तो वो हो जाएगा 0.45 FCK। तो हमारे पास ये होती है डिज़ाइन के लिए यूज़ LSM में, जब 0.45 FCK हम यूज़ करते हैं। सो क्वेश्चन तो थोड़े कम किए हैं, लेकिन काफ़ी कुछ मैंने कवर करने की कोशिश की है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो बताना आप मुझे, ताकि मैं इसका आगे सेकंड पार्ट भी बनाऊँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।